प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हमने समीकरण को हल करने की प्रतिस्थापन विधि को विस्तृत रूप से सीखा था। उसके पश्चात हमने एक ऐसा प्रश्न भी किया था जिसमें आपको समीकरण बनाना था और उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। इसी प्रक्रिया को अब हम आगे और बढ़ाते हैं। ये सभी प्रश्न पाठगत प्रश्न हैं, प्रश्नावली के ही प्रश्न हैं। ये प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न हैं। एक एक करके इन प्रश्नों को मैं आपको समझाऊंगा। अब होगा ये कि आपको ये जो प्रश्न दिए हैं इनसे पहले आपको समीकरण बनाना है और फिर उस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। यहां केवल मेरा काम होगा आपको इन प्रश्नों के जो आपके थ्योरेटिकल प्रश्न है, भाषाई प्रश्न है, इनसे समीकरण बनाने का। उसके बाद का आप स्वयं हल करेंगे। तो हम पहले प्रश्न को लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा है दो संपूरक कोणों में, आपको याद होगा कि संपूरक कोण वो होते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है। तो यहां आपसे दो कोणों को ज्ञात करने को कहा जा रहा है जो संपूरक हैं, और शर्त है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये दो शर्तें हैं। इन जब भी अपन प्रश्नों को हल करेंगे तो हर एक प्रश्न में अपन को दो शर्तें रहेंगी। उन दोनों को समझकर आपको समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ दो कोणों को ज्ञात करना है। तो हम कोई दो चर राशियां लेंगे जो उन कोणों को व्यक्त करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, माना बड़ा कोण x डिग्री है, छोटा कोण y डिग्री है। ये दो चर राशियां अपन ने ले ली या दो कोण मान लिए हैं। अब हम यहाँ x और y के मानों को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले पहली शर्त को हम देखेंगे। तो उन्होंने कहा है कि दो संपूरक कोण, तो जैसा मैंने आपको बताया था, तो कोई भी ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है संपूरक कोण कहलाती हैं। तो ये दोनों कोण यदि संपूरक कोण हैं तो इसका अर्थ यह है कि इन दोनों का योग 180 डिग्री है। तो यहां हम लिखेंगे प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर 180। ये जो प्रथम शर्त थी उसके अनुसार यह एक समीकरण हुआ। इसे हम कहेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद उन्होंने कहा बड़ा कोण, तो हम यहां पहले लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, मतलब ये जो दूसरी हमारी शर्त है उसके अनुसार उन्होंने कहा कि बड़ा कोण, तो बड़ा कोण हमने किसको लिया है, x को लिया है। तो हम यहां लिखेंगे बड़ा कोण छोटे कोण से, तो छोटा कोण कौन है, y है, तो छोटे कोण से 18 अधिक है। तो इसका अर्थ ये है कि जो बड़ा वाला कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। आप यदि प्रश्न को आप पढ़ें और उसको समझें तो दूसरी शर्त यही कहती है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। था छोटे कोण में हम 18 को जोड़ देंगे तो बड़े कोण के बराबर होगा। ये आपका होता है समीकरण नंबर 2। अब आप देख रहे हैं, आप प्रतिस्थापन विधि को समझ चुके हैं। यहां आपके पास ये दो समीकरण आपको प्राप्त हो गए। आप इनको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करके आसानी से x और y के मान निकाल सकते हैं। यही आपके बड़े और छोटे या दो कोण होंगे। तो इसके बाद की प्रक्रिया आपको हल करना है, जो कि हम आपको पूर्णतः भली भांति समझा चुके हैं। तो यहां आपको करना केवल यह है
कि ये जो समीकरण 2 है इसका मान आप समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करेंगे और इस प्रश्न को पूर्ण हल करेंगे। पूरा हल मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि समीकरण बनाना केवल आपके लिए नया काम है, इसके बाद का काम आपका है। इससे आपको इस विधि का और अच्छी तरह से अभ्यास होगा। तो ये यहाँ प्रश्न में इतना ही छोड़ रहा हूं, शेष आपको इसको पूर्ण करना है। इसके पश्चात हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप देखें कि यहां दूसरा प्रश्न आपको दिया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले व 6 गेंदें रुपए 3,800 में खरीदी। ये इस प्रश्न की पहली शर्त है। इससे आपको एक समीकरण बनाना है। फिर दूसरे यदि हम देखें तो उन्होंने कहा बाद में उसने 3 बल्ले व 5 गेंदे रुपए 1,750 में खरीदे। इससे आपका दूसरा समीकरण बनेगा। और उन्होंने कहा है कि प्रत्येक बल्ले पर प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को अपन जब हल करते हैं तो एक बार में हमको उतना ही प्रश्न पढ़ना चाहिए जिससे हमारी एक शर्त पूरी होती हो। तो ये प्रश्न 2 भागों में हुआ। लास्ट में हमको एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो जो हमको ज्ञात करना होता है उसी को हम चर राशि के रूप में मानकर चलते हैं। तो यहां हमें प्रत्येक बल्ले मतलब एक बल्ले का और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहां निश्चित है कि आपको एक बल्ले का मूल्य मानना पड़ेगा और एक गेंद का मूल्य मानना पड़ेगा। चर राशि वही x और y होगी। आप x और y के अलावा और कोई भी चर राशि ले सकते हैं, लेकिन हमारे अभ्यास में x और y मुख्य रूप से है। तो यहां जब हम इस प्रश्न की शुरुआत करेंगे तो हम लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य रुपए x है। ये हमने एक बल्ले का मूल्य लिया है कि एक बल्ला x रुपए में आ रहा है। गेंद को देखें तो हम यहां लिखेंगे एक गेंद का मूल्य रुपए y है। यही मूल्य हमको ज्ञात भी करना है। प्रश्न वही हुआ कि आपको चर राशि x और y का मान ज्ञात करना है। अब यहां अगर हम प्रश्न को देखें तो पहली बार में हमने 7 बल्ले खरीदे हैं। बिल्कुल सामान्य सी बात है, पहले आप बहुत बार पढ़ चुके हैं कि यदि एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 7 बल्ले का मूल्य निश्चित है। आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हमको 7 बल्ले का मूल्य ज्ञात करना है तो हमको इसमें 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो आप यहां ऐसा लिखेंगे कि 7 बल्ले का मूल्य बराबर 7x रुपए। गेंदें हमने कितनी खरीदी है 6। तो आप यहां लेंगे 6 गेंदों का मूल्य 6 y रुपए। ये 7 बल्लों का मूल्य है और ये 6 गेंदों का मूल्य है। प्रश्न में लिखा हुआ है कि यदि आप उनको खरीदेंगे तो उनका जो कुल पेमेंट है, अपन को जो कुल पे करना है वो कितना है 3,800 रुपए। इसका अर्थ यह है कि 7 बल्लों का मूल्य प्लस 6 गेंदों का मूल्य, यदि हम इन दोनों का योग करें तो हमको दुकानदार को 3,800 रुपए पे करना होंगे। तो हम यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार 7x प्लस 6y बराबर 3,800। ये आपका
पहली शर्त से पहला समीकरण हुआ। बेहद सिंपल सी बात है कि आपको केवल ये देखना है, तो आप बिल्कुल हमेशा ध्यान रखें कि जो आपको ज्ञात करना है उसे आप पहले मान लेंगे, शर्त को देखेंगे। तो उन्होंने पहली कंडीशन में क्या कहा था, तो उन्होंने 7 बलों का मूल्य निकालने को कहा था, 6 गेंदों का मूल्य का कहा था, और उन्होंने कहा था कि आप यदि इन दोनों को परचेज करोगे, खरीदोगे, तो आपका जो कुल पेमेंट है वो 3008 होगा। इसका सीधा सा अर्थ निकलता है कि 7x + 6y = 3008। ये आपकी पहली शर्त पूरी हुई। देखना अब इसके बाद दूसरी बार उन्होंने 3 बल्ले लिए हैं और 5 गेंदें ली हैं, तो निश्चित है कि 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य कुछ और होगा। जैसा कि हमने 7 बल्लों और 6 गेंदों का मूल्य निकाला था, ऐसे ही हम अब 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य पहले ज्ञात करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे 3 बल्लों का मूल्य बराबर 3x रुपए। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि एक बल्ले का मूल्य x रुपए है। तो यदि हम 3 बल्ले खरीदेंगे तो उसका मूल्य 3x रुपए होगा। अब आगे देखें तो उन्होंने कहा कि 5 गेंदें ली गई है, तो हम यहां लेंगे 5 गेंदों का मूल्य, ये हो आपका होगा 5y रुपए। ये 3 बल्लों का मूल्य है, ये 5 गेंदों का मूल्य है। प्रश्न में उन्होंने अपन से ये कहा है कि यदि आप 3 बल्ले और 5 गेंदें लेते हैं तो उनका आपको पेमेंट 1750 रुपए करना होगा। ये दूसरी शर्त है, तो आप यहां लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। तो अपन फिर एक बार देख लें कि आपने 3 गेंदें खरीदी हैं और 5 बल्ले खरीदे हैं, इनका कुल मूल्य 1750 रुपए हो रहा है। तो यहां आपका होगा 3x धन 5y बराबर 1750। ये आपका समीकरण 2 है। ये इसकी समीकरण बनाने की प्रक्रिया हुई। अब इसके बाद आप समीकरणों को यहां लिखेंगे। ये होगा 7x धन 6y बराबर 3800 और 3x धन 5y बराबर 1750। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इसके बाद की प्रक्रिया आपको करना है, ये आपका अभ्यास भी रहेगा। आप जब बार बार ऐसा करेंगे तो इस प्रतिस्थापन विधि को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो मैं इस प्रश्न को भी यहीं छोड़ूंगा, इसके बाद का काम आपका रहेगा। आप इसे प्रतिस्थापन विधि से, जैसे कि आप सवालों का अभ्यास कर चुके हैं, उसके अनुसार आप इसे हल करेंगे। हल करने के बाद आप x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो x का और y का जो मान आएगा, जो भी आया आपका x और y का जो मान आएगा, इसके बाद आप अलग से उत्तर भी लिखेंगे। तो x का जो मान आएगा आप लिखेंगे कि एक बल्ले का मूल्य इतने रुपए है, और y का जो भी मान आएगा उसके लिए आप लिखेंगे कि एक गेंद का मूल्य इतने रुपए है। तो अब ये आपका दूसरा प्रश्न भी पूरा होता है। इसके बाद ध्यान रखें, ये आपके अभ्यास के लिए आगे आपको और करना है। अपन अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को यदि आप देखें तो यहाँ आपको क्वेश्चन 3 में दिया। प्रश्न नंबर 3 की ओर हम चलते हैं। तो आप प्रश्न नंबर 3 में देखें, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। पहले एक बार अपन पूरे प्रश्न को समझ लें। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपए 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपए 155 है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, हमको ये ज्ञात करना है।
तो साथ में वो ये कहना कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखें प्रश्न थोड़ा सा ऐसा है कि हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आए, तो पहले मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, फिर अपन बात को आगे बढ़ाते हैं, समीकरण बनाते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। यहां प्रश्न उन्होंने ये कहा है, आपने भी देखा है, तो यहां उनका कहना है कि आप जैसे ही किसी टैक्सी को बुक करेंगे कहीं जाने के लिए, तो उसका एक निश्चित भाड़ा होगा, निश्चित राशि होगी। क्या आपने बुक किया, फिर आप आगे की यात्रा करें या ना करें, लेकिन आपको एक फिक्स चार्ज, एज एग्जाम्पल अपन ले लें 5 रुपए या 10 रुपए, उतना देना ही पड़ेगा। तो ये फिक्स चार्ज हुआ। इसके बाद आप जितने किलोमीटर चलेंगे उस किलोमीटर का भाड़ा या किराया आपको अलग से पे करना पड़ेगा। मतलब एक आपकी इसमें बुकिंग राशि है, बुक करने की राशि है, और दूसरा जितना किलोमीटर आप चलेंगे उसका भाड़ा या किराया अलग से होगा। इन दोनों को मिलाकर जैसा प्रश्न में कहा गया है वैसा ही अपन को समीकरण बनाना है। देख उन्होंने ये कहा है कि अपन को एक तो नियत भाड़ा निकालना है, मतलब बुकिंग राशि जिसे अपन कहें समझने के लिए, तो बिल्कुल जैसे अपन बुक करते हैं उसका चार्ज क्या है, और फिर प्रति किलोमीटर यदि हम यात्रा करते हैं तो उसका चार्ज क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इनको मान के चलेंगे। वही हमारी पिछले प्रश्नों के अनुसार 2 चर राशियां हैं, जिनमें से एक को x और एक को y लेंगे। तो यहां अपन ऐसा लिखेंगे, माना नियत भाड़ा जो फिक्स चार्ज है, जो जैसे टैक्सी बुक करने का जो चार्ज है, तो माना नियत भाड़ा बराबर x रुपए है। अपन ने ये मान लिया कि जैसे हम किसी टैक्सी को बुक करते हैं हमको x रुपए चार्ज देना होगा। अब इसके बाद जितने किलोमीटर हम चलेंगे उसका चार्ज उन्होंने अलग से लेने का बोला है, तो वो निश्चित है कि इससे कुछ हटकर होगा। तो हम फिर लिखते हैं प्रति किलोमीटर भाड़ा बाय रुपए। ये जैसे आप 1 किलोमीटर जाते हैं y रुपए देना होंगे, 2 किलोमीटर जाते हैं तो y रुपए देना होंगे, 3 किलोमीटर जाते हैं 3 y रुपए पे करना होंगे, प्लस आपको ये तो फिक्स चार्ज है वो देना ही है। तो ये पहले जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में भी देखा था कि हमको जो भी ज्ञात करना होता है उसको हम पहले यहां मान कर चलते हैं। तो ये नियत भाड़ा x रुपए है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपए है। अब हम यहां पहली शर्त को देखते हैं। तो पहली शर्त में उन्होंने ये कहा था कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए, मतलब पहली बार टैक्सी 10 किलोमीटर गई है, चली है, तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए उसने हमको भाड़े का जो चार्ज लिया है वो 105 रुपए है। तो आप ध्यान रखें इस 105 रुपए में 10 किलोमीटर जो दूरी चली है वो भाड़ा शामिल है, प्लस जो उसका फिक्स चार्ज है, जैसे हमने टैक्सी को बुक किया था तो उसका भी चार्ज शामिल है। मतलब फिक्स चार्ज, नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर दूरी चलने का भाड़ा, ये दोनों मिलकर वो 105 रुपए चार्ज ले रहा है। तो यहां हम लिखेंगे 10 किलोमीटर चलने का भाड़ा बराबर 10 y रुपए। ये 10 किलोमीटर चलने का है। हमने यहां देखा था कि प्रति किलोमीटर अर्थात 1 किलोमीटर चलने का भाड़ा या किराया या चार्ज y रुपए है। तो यदि हम 10 किलोमीटर चलेंगे तो उसका भाड़ा या किराया 10 y रुपए होगा। अब यदि हम प्रश्न को देखें
या प्रश्न की शर्त को देखें तो उन्होंने ये जो कुल चार्ज है वह 105 रुपए है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही आपने टैक्सी बुक की तो 1 रुपए उसका चार्ज हुआ, प्लस जैसे ही आपने 10 किलोमीटर की दूरी तय की तो 10 किलोमीटर का जो चार्ज हुआ वो 10 रुपए हुआ, और कुल चार्ज इसका जो बनता है प्रश्न के अनुसार वो है 105 रुपए। तो x प्लस 10y बराबर 105, ये आपका समीकरण 1 होता है। ऐसी प्रक्रिया के अंतर्गत अपन को दूसरा समीकरण बनाना है। अब अपन देखें कि दूसरी बार में उन्होंने कितने किलोमीटर की दूरी तय की है। तो देखें उन्होंने ये लिखा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपए 155 है, 15 किलोमीटर के लिए। तो देखो नियत भाड़ा तो x है ही, लेकिन अब दूसरी बार में वह 15 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, तो हम यहां लिखेंगे कि 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा बराबर 15y, क्योंकि हम ऊपर ही लिख चुके हैं कि 1 किलोमीटर भाड़े का 1 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो y रुपए है, तो 15 किलोमीटर का जो भाड़ा होगा वो 15y होगा। पुनः प्रश्नानुसार, क्योंकि अपन को अब शर्त उन्होंने बदल दी है, तो अब वो ये कहना है कि यदि आप 15 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो आपको 155 रुपए देना होगा। तो निश्चित है कि ये 155 रुपए में 15 किलोमीटर चली गई दूरी का भी भाड़ा शामिल है, और ये जो नियत भाड़ा है, फिक्स चार्ज है, वो भी इसमें शामिल है। इन दोनों को मिलाकर इसका जो कुल चार्ज है या कुल भाड़ा है वो 155 रुपए है। तो अब इसको हम लेते हैं समीकरण के रूप में, तो ये आपका होता है x प्लस 15y बराबर 155। ये आपका समीकरण 2 होता है। इसके बाद की प्रक्रिया सर आपके लिए छोड़ी जाती है कि आप इन दोनों समीकरणों को यहां लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करेंगे और x और y के जो मान आप ज्ञात करेंगे वह है आपका नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा होगा। बाद में आप इसमें 25 किलोमीटर की यात्रा का जो व्यय होगा वह आप अलग से ज्ञात करेंगे। ऐसा करने के बाद ये आपका प्रश्न का हल पूर्ण होगा। तो इसके बाद की प्रक्रिया या आपका जो अभ्यास आपको करना है वो आपके लिए रहता है, ये आपको करना है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, ये आपको दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाएं तो वह 9/11 हो जाती है। ये आपका यहाँ पर पहला समीकरण बनता है। एक बात उन्होंने पूरी कर ली। दूसरी कंडीशन में उन्होंने कहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। ये उनकी दूसरी शर्त होती है। अपन को वह भिन्न ज्ञात करना है। तो आपने पढ़ा है कि जब किसी भिन्न को लिखा जाता है तो उसमें अंश और हर होते हैं। तो यदि हम इस भिन्न को ज्ञात करना चाहते हैं तो हमको अंश ज्ञात होना चाहिए और हर ज्ञात होना चाहिए। तो हम यहाँ मान लेंगे कि माना भिन्न का अंश ये x है और इसका जो हर है ये y है। तो आप देखेंगे कि इस कंडीशन में ये जो भिन्न है वो x/y होगी। अब इसकी पहली शर्त को देखें तो देखो उन्होंने पहली शर्त में ये कहा था कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाएं। मतलब जो भिन्न का अंश है और जो हर है, यदि आप उसमें 2 जोड़ देंगे तो ये जो भिन्न है
वो 9/11 हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार। तो आपको उन्होंने कहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है। तो बहुत सरल सा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है। तो आप x में 2 जोड़ेंगे, अंश में 2 जोड़ा आपने, हर में आपने 2 जोड़ा। जैसे ही आप अंश और हर में 2 जोड़ते हैं तो प्रश्न में जैसा कहा है कि ये 9/11 हो जाता है। तो ये आपकी जो भिन्न है इस सरल करने पर, हल करने पर 9/11 हो जाएगी। आप देखें सिंपल सी बात है बिल्कुल। तो ये आपकी पहली शर्त पूरी हो रही है। इससे समीकरण बनाने के लिए हम यहाँ त्रियक गुणा करेंगे। तो हम यहाँ ऐसा लिख देंगे त्रियक गुणा करने पर। तो त्रियक गुणा आपको ये विधि या ये प्रक्रिया अच्छी तरह से याद होगी। 11 का आप यहाँ गुणा करेंगे, 9 का आप यहाँ गुणा करेंगे। तो ये आपका होता है 11x + 22 बराबर 9y + 18। इसे समीकरण के रूप में लाना है। आपने अब तक जितने भी समीकरण देखे हैं मोस्टली आपने ये देखा है कि चर राशि x और y के जो अपनी होती हैं ये बराबर के पहले लिखी जाती हैं और बराबर के बाद संख्यात्मक मान होता है। लगभग इससे पहले आपने जितने समीकरण की यही कंडीशन है। तो ये हुआ आपका 11x, इस 9y का हम पक्षांतर करेंगे तो -9y बराबर ये आता 18। 22 का पक्षांतर करेंगे तो -22। समीकरण आपका बनता है 11x - 9y बराबर -4। ये आपका पहला समीकरण हुआ। अब यदि हम दूसरी शर्त को देखते हैं तो दूसरी शर्त के अनुसार आप देखें तो उन्होंने इस बार आपसे कहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए, मतलब भिन्न का जो अंश है उसमें भी आपको 3 जोड़ना है, जो हर है उसमें भी आपको 3 जोड़ना है। तो अब यदि हम देखें तो उनका प्रश्न के अनुसार कहना है कि x धन 3 बटे y धन 3। जैसे आप अंश और हर में 3 जोड़ेंगे तो ये भिन्न 5/6 हो जाएगी। इसको सरल करने पर हमको प्राप्त होगा 5/6। प्रक्रिया बिल्कुल वही से फिर स्टार्ट हो जाती है। हम इसका त्रियक गुणा करेंगे, 6 का हम गुणा करेंगे x धन 3 में और 5 का हम गुणा करेंगे y धन 3 में। तो हमको यहाँ प्राप्त होगा 6x धन 18 बराबर 5y धन 15। जैसा कि हमने पहले समीकरण में भी देखा था कि सामान्य जब समीकरण लिखे जाती है तो चर राशियां बराबर के पहले होती हैं। 5y का हम यहाँ पक्षांतर करेंगे तो 6x - 5y बराबर 15 - 18। समीकरण आपका बनता है 6x - 5y बराबर -3। ये होता है समीकरण नंबर 2। अब स्थिति वही है जैसा कि आपने अब तक के प्रश्नों में किया है कि आपके पास 2 समीकरण हैं। इन दोनों समीकरणों को आगे आपको लिखना है और प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कर लेना है। हल करने के बाद x और y का जो भी मान आएगा उसे आप उत्तर में इस रूप में दिखाएंगे कि x का या y का जो भी मान आएगा तो आप यहाँ लिखेंगे भिन्न बराबर x का मान और यहाँ पर y का मान। तो ये आपका यहाँ इसको हम खत्म करते हैं। इसका आप अभ्यास करेंगे। इसके बाद का काम शेष अगले वीडियो में